समस्त भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वहीं एक पक्ष ये कह रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन भेदभाव के खिलाफ है, किसी जाति के खिलाफ नहीं। और अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध क्यों कर रहे हैं? और यदि आप सड़कों पर उतरकर यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी मंशा है कि आप भेदभाव करना चाहते हैं। हमारे भारत देश में गरीबी मापने वाले पैमाने में भी गरीबी होती है। और जब हम भेदभाव की बात करने के लिए आते हैं तो उसको भी पूरे भेदभाव के साथ करते हैं। जैसे अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 की जो ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसको लेकर समझ सकते हैं कि संविधान कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि भारत में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है। खासकर वो लोग जो नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली मुंबई पढ़ने जाते हैं, उनको कई लोग चिंकी और चाइनीज बुलाते हैं। तो वे अपने दुखों को इस प्रकार से तख्तियों में चिपका कर बताते हैं कि भाई हमें चाइनीज ना बुलाया जाए, हम भारतीय हैं, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इनके संरक्षण के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और जब इनके संरक्षण के लिए कानून बनेगा कि इनको चिंकी ना बुलाया जाए तो किसी को कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक कानून बना है वो भेदभाव के खिलाफ बना है। और भारत में भेदभाव एक बुराई है, फिर उसे चाहे संवैधानिक दृष्टि से देखो या सामाजिक दृष्टि से। और भारत के शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी दृष्टि में अगर भेदभाव हो रहा होगा तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो कानून बनाए। लेकिन राजनीति के चलते कुछ लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग विपक्ष में। समझना कोई चाहता नहीं है कि संविधान ने हम भारत के लोगों को जो अधिकार दिए हैं, सरकारें उन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाती हैं। जैसे संविधान में लिखा है कि धर्म और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा भेदभाव हो रहा है। तो सरकारों का यह कर्तव्य है कि हो रहे इस भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाएं। अब इस कानून से किसको दिक्कत होगी? जो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का भेदभाव करने की इच्छा रखते हैं, वही सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। ठीक इसी प्रकार से विकलांगता को लेकर किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, उनके आंकड़े सामने हैं। संविधान तो कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है इस देश में। अब अगर कानून सरकार बनाती है महिलाओं को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, जिनकी मंशा ये है कि हमें इन्हें तकलीफ पहुंचानी है, तुम कानून क्यों बना रहे हो, इसीलिए सड़कों पर उतरकर हम विरोध करेंगे इसका। फिर ये खबरें फैलना शुरू हो जाएंगी कि ये कानून महिलाओं के पक्ष में हो और पुरुषों के खिलाफ है। भाई पुरुषों के खिलाफ नहीं है, ध्यान से देखो, यह कानून भेदभाव के खिलाफ बनाया गया है। लेकिन वो पुरुष जो महिलाओं के साथ भेदभाव करने की इच्छा रख रहे हैं, वो तो यही प्रचार करेंगे ना कि ये कानून पुरुषों के खिलाफ है। ठीक ऐसा ही अभी जो नई गाइडलाइन आई है यूजीसी की, उसमें यही तो किया गया है कि जो भेदभाव हो रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में, इस भेदभाव को कम करने के लिए कानून लाया जा रहा है। क्योंकि संविधान तो कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। और अगर कानून भेदभाव के लिए अभी तक बनाए जा रहे थे, वहां हमें तकलीफ नहीं है, तो जब यहां भेदभाव के लिए कानून बन रहा है तो हमें तकलीफ क्यों हो रही है? और क्यों सड़कों पे उतर रहे हो? और क्यों ये समझने को तैयार नहीं हो कि यूजीसी की ये जो नई गाइडलाइन है, ये किसी जाति के खिलाफ नहीं बल्कि भेदभाव के खिलाफ है। और जो लोग सड़कों पे उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमें आज़ादी दो, हम भेदभाव करना चाहते हैं, इस प्रकार का कानून हमें नहीं चाहिए। और जो इस कानून का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, उनसे भी ये कहना चाह रहा हूं कि कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, हर एक कानून की अपनी कमियां होती हैं, इस कानून की भी कुछ कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी इस नई गाइडलाइन की है कि जुर्माने के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया। पहले झूठा केस करने पर जुर्माने का प्रावधान था, अब नहीं रहा। दूसरी कमी है कि जब कानून का उल्लंघन होने पर जो पनिशमेंट मिलना है, उस पनिशमेंट का स्पष्ट विवरण नहीं है। पनिशमेंट तय करेगा हेड। अब हेड का मूड अच्छा है तो तुम बच गए, हेड का मूड खराब है तो तुम मर गए। हेड का मूड अच्छा है तो तुमको डांट के भगा देगा, चलो जाओ, और मूड खराब है तो रिजल्ट रोक लेगा, कॉलेज से निकाल देगा। और तीसरी कमी इस नई गाइडलाइन के दायरे को लेकर है कि केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, शिक्षकों को भी प्रभावित करेगी। एक तरफ देखा जाए तो बहुत शानदार कदम है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो सोच कर देखो, अगर कोई टीचर पॉलिटिकल साइंस का, इतिहास का है, अब पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में तो धर्म, जाति, लिंग इत्यादि की बात होती है, कटाक्ष के साथ अगर पढ़ाना चाहे तो टीचर संकोच कर जाएगा पढ़ाने के लिए, तो वो उतनी गुणवत्ता शायद ना दे पाए जितनी वो दे सकता था। और चौथी कमी के रूप में इस नई गाइडलाइन की निरंकुशता को देखा जा सकता है कि यूजीसी या सरकार जब भी चाहे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फंड इस आधार पर रोक सकता है कि भाई इस नई गाइडलाइन का तुमने अक्षर सा पालन नहीं किया।
और पांचवी कमी यह है कि यदि कोई एससी वाला दूसरे एससी वाले के साथ भेदभाव करता है तो कानून में क्या प्रावधान किया गया है। मतलब एससी वाले के साथ भेदभाव कर सकता है, ओबीसी वाला अगर एससी वाले के साथ करे तो भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए सवर्णों को इससे बाहर रखा गया, ये अपने आप में कमी है। अगर छात्रों के हित के लिए, पढ़ाई हित के लिए भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया था तो फिर इसको सभी के ऊपर लागू करना था। देखिए, भेदभाव में समता लाने का मतलब है तुम समाज में बुराइयों में समता ला रहे हो। यह अपने आप में एक असंवैधानिक प्रोसेस हो गया। और अब जो लोग भी इस नई गाइडलाइन की इन कमियों को किंचित रूप से सवर्ण विरोधी मानकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, मेरा उन्हें सुझाव है कि आप एक बार इस नई गाइडलाइन के प्रावधानों को पढ़ लें, खासकर उसके उद्देश्य को, तो शायद आपका ये भ्रम दूर हो जाए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांग के आधार पर। अब आप समझिए, जब यहाँ बात हो रही है धर्म की, तो धर्म में वो सामान्य भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, ओबीसी भी होता है, नहीं होता है। तो ये कैसे कह सकते हो कि ये सीधे सवर्ण विरोधी है। फिर वो कहता है कि नस्ल के आधार पर भी संरक्षण देता है। तो नस्ल केवल क्या एससी, एसटी, ओबीसी वालों की होती है, सवर्ण की नहीं होती है। तो कैसे कह सकते हो कि यह सवर्ण विरोधी है। ठीक इसी प्रकार लिंग के आधार पर यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में तुम्हारे साथ भेदभाव होता है तो ये कानून तुमको संरक्षण देता है। फिर ये थोड़ा ना देखेगा कि तुम एसटी की महिला हो या सवर्ण की महिला हो। तो कैसे कह सकते हैं कि यह कानून सवर्ण विरोधी है। अगर जन्म स्थान के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव हो रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि तुम एसटी के हो कि सवर्ण के हो, तुमको संरक्षित किया जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं सवर्ण विरोधी है। विकलांग को संरक्षण मिलेगा तो विकलांग केवल एसटी, एससी, ओबीसी में ही होते हैं क्या। और इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी इस कानून में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन पोर्ट्रे कैसे किया जा रहा है, आंदोलन करके, कि हाँ ये सवर्ण विरोधी कानून है। और आधार वो कमियां जो मैंने आपको बताई थी। निश्चित तौर पर उन कमियों का दुरुपयोग होगा, पर सुधार कर देंगे तो शांति आ जाएगी। वो आजकल के नेता चाहते नहीं इस देश में शांति हो, क्योंकि विकास के मुद्दों की बात करना नहीं है। धर्म पे राजनीति करा लो, जाति पे राजनीति करा लो। जब तक इस प्रकार का हुड़दंग नहीं होगा, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, तब तक उनकी राजनीतिक रोटियां कैसे की जाएंगी। इसीलिए सब हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। और सड़कों पर उतरने का आधार ये था कि भाई यहाँ पर जाति लिखा हुआ है, बाकी नहीं पड़ा, जाति पर फोकस कर लिया कि भाई यह जो नई गाइडलाइन है सवर्ण विरोधी है। ये बात सही है कि जाति में केवल एसटी, एससी, ओबीसी वालों को कवर किया जा रहा है, लेकिन बाकी लोग भी तो कवर हो रहे हैं। और अगर एसटी, एससी, ओबीसी को कवर किया जा रहा है, तकलीफ किसको है। अगर उनको भेदभाव संरक्षण मिल रहा है तो तकलीफ किसको है। शायद उन लोगों को जो चाहते हैं कि उन्हें संरक्षण ना मिले। और ऐसे कौन से लोग जो चाहते हैं कि इस प्रकार का संरक्षण ना मिले और विवाद उत्पन्न हो, वो जो राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि जो राजनीति करना चाहते हैं वो तुम्हें ये बताएंगे ही नहीं कि इस नई गाइडलाइन में जो समिति बननी है, जो निर्णय लेगा कि भाई अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ, तुम दोषी हो कि नहीं, उसमें 10 लोग होंगे। 10 में से एसटी, एससी, ओबीसी के 3 सदस्य, बचे 7। उसमें एक महिला और विकलांग। महिला और विकलांग तो किसी भी जाति से हो सकता है। वो बचे 5, वो भी किसी जाति से हो सकते हैं। कहीं प्रावधान नहीं कि केवल वो एसटी, एससी, ओबीसी के ही होंगे। तो भाई जब समिति में 10 लोग होंगे तो उसमें सभी जाति का प्रतिनिधित्व होगा, तो निर्णय भी सही होगा। और इस नई गाइडलाइन की एक विशेषता ये भी है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। छात्र ही नहीं, शिक्षक भी इसके दायरे की चपेट में आएंगे। तो यदि शिक्षक भेदभाव करते हैं जांच में या इत्यादि किसी काम में, तो वो भी इस कानून की चपेट में आ सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरह सवर्ण विरोधी है। हाँ, इस बात के लिए विरोध किया सकता है कि कुछ कमियां हैं तो मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। लेकिन चुनाव और वोट बैंक के चक्कर में समाधान निकालना नहीं चाहते। अगर निकालना होता तो 2016 में ही निकाल चुके होते, जब रोहित वेमुला इसी प्रकार से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है। 2019 में पायल तड़वी आत्महत्या कर लेती हैं। अगर समाधान निकालना होता तभी निकाल देते। 2016 से 2026 आ गया, 10 साल हो गए। अब समाधान निकालने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, ये कानून क्यों लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर ही जीता जा सकता है। एसटी, एससी, ओबीसी को खुश करके ही जीता जा सकता है। और तुम ध्यान से देखो, बीजेपी एक नई पैतरेबाजी कर रही है कि वो जानबूझकर ऐसे काम कर रही है जिससे सवर्ण समाज नाराज हो जाए। आज 15 साल हो गए इनके शासन को। मड़ी कड़का घाट अभी क्यों तोड़ा जा रहा है, सवर्ण नाराज करने के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश में तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य को नहाने से क्यों रोका गया, सवर्णों को नाराज करने के लिए। हनुमान जी की पतंग बनाकर क्यों उड़ाया गया, सवर्णों को नाराज करने के लिए। और सवर्ण अगर नाराज होगा तो खुश कौन होगा, एसटी, एससी, ओबीसी। अगर वो खुश हैं तो शायद वो बीजेपी को वोट दे दें। ये इतने घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इन कानूनों में इस प्रकार का पेच फंसाया जा रहा है और ये ढील पोल की जा रही है। जानबूझकर ये इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम और आप सड़क पर उतरकर आपस में लड़कट मर जाएं और इनको चुनाव जिता दें। और सभी राजनीतिक पार्टियां यही कर रही हैं। कांग्रेस और उनकी गठबंधन ने कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट पास किया है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए।
अच्छी बात है, संरक्षण होना चाहिए उनका, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं, सच में समाज की सेवा होनी चाहिए, जो कि इनकी भावना है ही नहीं है। तो जब उन्होंने कर दिया तो ये क्यों पीछे रहें? ये भी तो वैसा करेंगे। और ये आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और उसमें मरेंगे आप और हम, यह कहते हुए कि यह समर विरोधी है और एक पक्ष कहेगा यह समर्थक है। बीच का मार्ग कोई निकालना नहीं चाह रहा है कि भाई साहब संरक्षण होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें मध्यम मार्ग निकाल लिया जाए। और मध्यम मार्ग तो तब निकलेगा जब हम बौद्धिक विवेक से सोचें। हम खुद से कुछ पढ़ते नहीं हैं, दूसरों ने बोला वही सुन लिया, उसी को सच मान कर और हम आग बबूला हो गए। किसी ने कह दिया कि समर विरोधी, हमने मान लिया समर विरोधी है। और जितनी जनसंख्या में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका उतना हक है। और ये बात सही है कि प्रताड़ना होती है इस समाज में, फिर वो चाहे धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो। जब प्रताड़ना करते हैं तो उनका संरक्षण भी होना चाहिए और हमारा संविधान कहता है कि संरक्षित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। और कानून अगर बन रहा है इसलिए कि भेदभाव को रोका जा सके, खत्म किया जा सके, ना कि किसी जाति के खिलाफ, तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो इसको ऐसे देखो कि जो नई गाइडलाइन है ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है बल्कि भेदभाव के खिलाफ है। इसको इतने ब्रॉड स्तर पर देखकर ही इस चीज को समझा जा सकता है। और बाकी सब अपनी राजनीति कर ही रहे हैं। जो अपने आप को एसटी एससी ओबीसी को मसीहा बताते हैं वो भी वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। खड़ा कोई नहीं होगा अपने साथ, ध्यान रखना। और जो इसकी राजनीति करते हैं कि भैया हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम ठाकुर समाज से हैं, एक कहता है कि भैया हम एससी समाज से हैं, एक कहता है एसटी समाज से, ग्रुप बने हुए हैं, तो एक यहाँ से झंडा लेके जा रहा है, एक वहाँ से झंडा लेके जा रहा है, ऊपर सब हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। हम सोच नहीं रहे हैं कि इसका समाधान क्या निकल सकता है। बस सड़कों पर उतर के लड़ना है, हल्ला करना है, नारे लगाना है, मुद्दे की बात भटक जाए इसलिए सब ड्रामा किया जाता है। कोई नहीं कह रहा है कि भैया तुम मन से खड़े होकर धर्म जाति की बात क्यों करते हो, स्कूल साइंस विज्ञान इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो। करना नहीं चाह रहे हैं वो, कि उन्हें मालूम है कि बहुत सस्ती राजनीति है, भड़का तो भड़क जाएंगे। एक बार पढ़ के तो देखो, पूरा एनालिसिस करके देखो कि भाई इसमें नुकसान कहाँ है। और 30 दिन का समय भी तो मिलेगा। और समिति में ऐसा तो है नहीं है कि केवल एक ही जाति के लोग हैं, सभी लोग शामिल होंगे। और फिर कॉलेज स्कूलों की बात है, ये बात सही है कि रंजिश भी होती है और कई सारी फिल्में तो वैसे ही बनती है ना आजकल। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रहना है तेरे दिल में, 2 स्कूलों के गुटों को लड़ते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं छात्रों के, तो उसमें भी रंजिश हो जाती है। तो रंजिश में दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं। पर हम यह पूर्व धारणा क्यों कर लें, और ये समाज पूरी तरह से पूर्व धारणा करके ही तो चल रहा है। एसटी एससी ओबीसी ये पूर्व धारणा किए हुए हैं कि स्वर्ण समाज हमें प्रताड़ित करेगा, और स्वर्ण समाज यह पूर्व धारणा किए हुए कि एसटी एससी ओबीसी हमारे ऊपर एक्ट लगा देंगे झूठा। और हकीकत इनमें से कहीं और ही है। हम पहले से सोच के अपने आप को आग बबूला कर रहे हैं, स्थिति हो या ना हो पता नहीं, हमें भविष्य में जीने कितनी आदत होगी, ऐसा हो जाएगा। अरे हो जाए, सामने दिखाओ ना कहां हो रहा है। और जब होगा तो इतने तो पढ़े लिखे हैं कि हम बिल्कुल ही अनपढ़ हो चुके हैं। लेकिन नहीं, सामने वाले ने भड़का दिया, हम भड़क दिए। मेरे हिसाब से इसका मध्यम मार्ग हो सकता और होना भी चाहिए। बाकी आप सलाह दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।